नमस्ते दोस्तों। जब बात जीत की हो तो हालात चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इसका सिंपल मतलब है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, अगर आपने ठान लिया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप पीछे मुड़कर मत देखें। कोई भी हालात हो, कोई परवाह नहीं, बस अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही आपको आपके जीवन में आपका पसंदीदा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 29 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज हम लोग 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक पहला आर्टिकल जो है कोर सेक्टर, जो है कोर सेक्टर में मोस्टली जो है वो 8 सेक्टर होते हैं। जैसे कि पहला हो गया रिफाइनरी हो गया, दूसरा जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तीसरा जो हो गया स्टील हो गया, चौथा जो हो गया कोल हो गया, पांचवा जो हो गया क्रूड ऑयल हो गया, छठा जो हो गया नेचुरल गैस हो गया, सातवां जो हो गया सीमेंट हो गया, आठवां जो हो गया उर्वरक या फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये आठों जो होते हैं कोर इंडस्ट्री होते हैं। इसी की बात इस आर्टिकल में की जा रही है कि भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि जो है वो फरवरी में 3 महीने के फरवरी में जो है वो 3 महीने के उच्चतम स्तर पे लगभग 6.7% पर पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व जो है मुख्यतः कोल, नेचुरल गैस और सीमेंट, ये तीनों ने किया। ठीक है, कोल, नेचुरल गैस और सीमेंट में अतिरिक्त वृद्धि देखी गई और 2 अंकों की वृद्धि देखी गई। ठीक है, जबकि जो फर्टिलाइजर है उसका उत्पादन जो है, जो ये फर्टिलाइजर है उसका उत्पादन 9.5% घट गया है। ठीक है, तो ये जो आठों कोर इंडस्ट्री है इसके बारे में भी ध्यान से याद रखेगा। इसके परसेंटेज क्या होते हैं, जैसे रिफाइनरी का प्रोडक्शन जो होता है वो 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो 19.85% होता है, स्टील जो होता है वो 17.92% होता है, कोल जो होता है 10.33% होता है। मैं स्लाइड में दे दूंगा। ठीक है, स्लाइड में ऑलरेडी दिया हुआ है ये सारा डिटेल्स। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इंपोर्ट। भारत जो है लगभग 6% जो है अपने जरूरत की कोल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। इसके क्या कारण है, तो इसमें इस आर्टिकल में मुख्यतः जो है इसका मुख्य कारण बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन, रसद। ठीक है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। इसी कारण जो है कोल की जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है और भारत जो है लगभग 6% अपनी आवश्यकता के कोल को इंपोर्ट करता है। क्योंकि हम लोग लगातार जान रहे हैं कि देश भर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान जो हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम के अप्रत्याशित मिजाज और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण जो है बिजली की मांग में अतिरिक्त वृद्धि देखी गई है। ठीक है, परंतु आप लोग को जानना जरूरी है कि बिजली जो है भारत में लगभग 70% जो है वो कोल से ही उत्पादन किया जाता है। इसलिए जो है इतनी बड़ी मात्रा में भारत में कोयला का उपयोग होता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में 6% जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल में यही बातें लिखी गई है। मुख्यतः जो है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं पूर्णतः दुरुस्त नहीं है, खासकर कोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे सही तरीके से स्थानांतरित करने के लिए। इसलिए जो है हम लोग लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स के कारण 6% जो है इंपोर्ट करते हैं कोल को। और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में, हर एक चीज को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जो है फूड, पका हुआ फूड जो है वो वेस्ट करते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट हो गया या फिर हाउस होल्ड्स हो गए, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है पका हुआ फूड जो है हम लोग वेस्ट करते हैं। उसके क्या कारण है, उसी की बात पूरा का पूरा इस आर्टिकल में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से लिखित एक अध्ययन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 2022 में दुनिया भर के परिवारों ने एक दिन में 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि जो भोजन लगभग 1 अरब लोग खा सकते थे वो एक दिन में बर्बाद हो रहा है भारत में। यही मुख्यतः इस बात का मतलब है। यूएनईपी का जो रिपोर्ट है फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट, उसी में यह बताया गया है कि लगभग 1 अरब लोगों के खाने के उपयुक्त भोजन बर्बाद हो रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, एक दिन में, जबकि 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये विडंबना देख सकते हैं हमारे समाज में, हमारी मानसिकता, हम इंसानों की मानसिकता है कि हम लोग किसान को वैल्यू नहीं देते हैं। अगर किसान नहीं होगा तो वो भोजन ही उपजाएगा नहीं, और अगर
इंसान खाना नहीं खाएगा तो स्पेस तक वो पहुंच नहीं पाएगा, वो रिसर्च ही नहीं कर पाएगा, वो शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि सभी लोगों को अपने पेट के लिए कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जो है किसानों को सम्मान दे, और जो भोजन से आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है उस भोजन को सम्मान करें। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। आज शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो है कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ जो है वो पिछले 3 महीनों में, फरवरी का रिपोर्ट है कि 6.7% बढ़ गया, जिसमें मुख्य रोल जो है निभाया गया है 3 सेक्टर्स के द्वारा, कोल, नेचुरल गैस और सीमेंट। ठीक है, वहीं अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो उसका जो उत्पादन है 9.5% घट गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी को विस्तार से देख लेते हैं कि भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि जो है वो फरवरी में 3 महीने के उच्चतम 6.7% पे पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व कोयला, प्राकृतिक गैस और सीमेंट के दोहरे अंकों में बढ़ोतरी के कारण हुआ, जबकि उर्वरकों का उत्पादन जो है 9.5% गिरावट आई। मई 2021 के बाद से सबसे तेज संकुचन दर्ज किया गया। ठीक है, जो फर्टिलाइजर है वो मई 2021 के बाद से ही उसका प्रोडक्शन कम होने लगा है। तो जनवरी के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स को 4.1% वृद्धि दर्शाने के लिए संशोधित किया था, जबकि पिछला अनुमान जो है वो 3.6% था, उससे भी ज्यादा जो है प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यह 15 महीने में सबसे धीमी वृद्धि है, यह भी ध्यान रखिएगा। जो कोर इंडस्ट्री है उसका पिछले 15 महीना में सबसे धीमी वृद्धि है, और यह लगातार दूसरा महीना है जब उर्वरक जो है वो उत्पादन में साल दर साल गिरावट आ रही है, और 2 वर्षों में यह पहली बार ऐसी गिरावट देखी गई फर्टिलाइजर्स के लिए। ये देख सकते हैं, यही 8 जो हैं कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, और इसको जो है परसेंटेज ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर जो है रिफाइनरी है, जिसको 28.04% वेटेज मिलता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 19.85% है। स्टील जो है वो 17.93, कोल जो है वो 10.33, क्रूड ऑयल जो है वो 8.93, उसी को कहा जाता है कच्चा तेल। प्राकृतिक गैस जो है वो 6.88, सीमेंट जो है वो 5.37%, और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उद्योग जो है वो मात्र 2.63% जो है वो अपना वेटेज देता है। तो इसी में कहा जाता है कि जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योग के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6% की वृद्धि प्रदर्शित की। यह सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामूहिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, उसी को कहा जाता है आईआईपी को ही कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो 40.27% हिस्सा बनाते हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। तो इसी में आप सेक्टर वाइज हम लोग देख लेते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सीमेंट का उत्पादन में 5.6% की जोरदार वृद्धि देखी गई, और अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान सीमेंट का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9% बढ़ गया है। और कोयला की बात करें तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कोयला उत्पादन 10.2% बढ़ा है। कोयले के संचयी सूचकांक में अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कच्चे तेल के उत्पादन में 0.7% की मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि कच्चे तेल का संचयी सूचकांक अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.2% कम हो गई है, यह भी ध्यान रखिएगा, 0.2% कम हो गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में बिजली का उत्पादन 5.3% बढ़ गया है। ठीक है, और अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान बिजली का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8% बढ़ गया है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर की बात करें जो लगातार घटता जा रहा है, तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में उर्वरक उत्पादन में 0.6% की मामूली गिरावट देखी गई। फिर भी अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान उर्वरकों का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.5% बढ़ा है, जबकि पीछे ऑलरेडी लिखा गया है कि पिछले 2 वर्षों में जो है वो फर्टिलाइजर 9.5% प्रोडक्शन 2021 से ही घटने लगा है। ठीक है, अगर हम लोग नेचुरल गैस की बात करें तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में 5.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान
प्राकृतिक गैस का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6% बढ़ा है। ठीक है, और पेट्रोलियम की बात करें तो जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में 4.3% की गिरावट देखी गई है। हालांकि अप्रैल से जनवरी 2023-24 के जो संचयी सूचकांक है उसकी तुलना में अगर बात की जाए तो 3.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वहीं स्टील की बात करें तो इसमें भी जो है 7% की वृद्धि हुई है। वहीं संचयी सूचकांक की अगर बात करें तो 13.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें आईआईपी के बारे में हम लोग बात किए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है उसके कितने जो परसेंटेज वेटेज हैं हर एक चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, और कैसे 3 महीने में जो है लगभग 6.7% बढ़ गया है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन। वहीं फर्टिलाइजर का जो है प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इंपोर्ट, क्यों हम लोग जो है वो भारत में कोल को आयात कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो भारत के कोयला आयात को समझना है। देश में लगातार जो है वो गर्म मौसम बना हुआ है, जिसके कारण जो है बिजली की कमी का खतरा फिर से बढ़ गया है। हाल के वर्षों में मौसम के अप्रत्याशित मिजाज और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण बिजली की मांग में बड़ी वृद्धि हुई है, जिसे विश्वसनीय तरीके से पूरा करना एक चुनौती बना हुआ है। और सबसे मुख्य चुनौती जो है वो लॉजिस्टिक्स का है। लॉजिस्टिक के बारे में अधिक जानकारी का है। ठीक है, तो सबसे पहले बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले घरेलू थर्मल कोयले की कमी को मुख्य रूप से बिजली की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक थर्मल कोल इसको जो है मुख्यतः जिम्मेदार माना जा रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम हुआ है। अगस्त की बात करें तो अगस्त जो है वो पिछले साल सबसे गर्म महीना घोषित किया गया। 2023 में सबसे अधिक बिजली की कमी इसी अगस्त महीने में देखी गई। खराब मानसून के कारण अगस्त में बिजली की कमी लगभग 840 मिलियन यूनिट थी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि हुई और कुछ स्रोतों से आपूर्ति कम हो गई। ठीक है, उसी के कारण जो कहा जाता है कि यह कमी उस महीने की मांग का सिर्फ 0.55% था। ठीक है, सिर्फ इतना ही कमी था। इसके अलावा 0.6 मिलियन टन जो है वो घरेलू कोयले से इस कमी को पूरा किया जा सकता था, जबकि अगस्त और सितंबर में कोयला खदान में 30 मिलियन, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 30 मिलियन टन से अधिक कोयला उपलब्ध था। ऑलरेडी जो था वहां पे अधिक कोयला उपलब्ध था। इससे पता चलता है कि चुनौती वास्तव में जो है वो घरेलू थर्मल कोयला नहीं है, उसकी उपलब्धता के बारे में नहीं है, बल्कि कोयले को बिजली संयंत्रों तक ले जाने की अपर्याप्त रसद। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपर्याप्त है। इसके कारण ही जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो कोल अपर्याप्त पड़ गया। इसी कारण जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ा। उसी के बारे में कहा जा रहा है, ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रेलवे नेटवर्क से जुड़े विभिन्न लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण घरेलू कोयले की आपूर्ति बाधित रहेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड अपने उत्पादन का लगभग 10% या 70 मिलियन टन 80 मिलियन टन हर साल स्पॉट नीलामी के माध्यम से बेचता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट नीलामी के माध्यम से बेचता है, जबकि ऐसे कोयले की कीमत कई संयंत्रों को मिलने वाले कोयले से अधिक है और यह आयातित कोयले की कीमत से बहुत कम है। ठीक है, जो कोयला भारत आयात करता है उस कोयले से बहुत कम है जो भारत ऑलरेडी नीलामी में बेचता है। हालांकि कुछ संयंत्रों के पास नीलामी स्थानों से कोयला प्राप्त करने के लिए रसद संबंधी बाधाएं नहीं हो सकती, फिर भी ऐसे संयंत्र नीलामी को एक विकल्प के रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आयात का मुद्दा क्या क्या है, तो घरेलू कोयले के साथ मिश्रण करने के लिए कुछ थर्मल कोयले के आयात की आवश्यकता होती है। भले ही नीलामी का उपयोग किया जाए, तो बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादों को जून 2024, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग 2 महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करेंगे। ITLOS मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इसके क्या मतलब होते हैं हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद UNCLOS मतलब कि होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये दोनों जो है वो लॉ ऑफ द सी है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जून 2024 तक अपने कोयला स्टॉक की निगरानी जारी रखने और आवश्यकता अनुसार वजन के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, वजन के हिसाब से 6% तक कोयला जो है वो आयात करने के लिए एक हालिया सलाह जारी किया गया। तो कोयला अभी भी भारत की 70% से अधिक बिजली की आपूर्ति करता है और वर्तमान सम्मिश्रण जो है
वो स्तरों के बजाय सभी कोयला आधारित उत्पादन के लिए वजन के अनुसार 6% आयातित कोयले का अनिवार्य सम्मिश्रण कोयला आधारित बिजली की परिवर्तनीय लागत को 4.5% से 7.5% तक बढ़ा सकता है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है पूरे के पूरे आर्टिकल में। तो यहाँ जो मांग किया जा रहा है वो कोयला आयात और आयातित कोयले की कीमत में वृद्धि कारण जो है वित्त वर्ष 2023 में बिजली खरीद लागत में 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखा जाता है भारत में आफ्टर यूरोप चाइना देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ब्रीविंग इन इंडिया। कोल स्टॉक का भी प्रॉब्लम देखा गया है पिछले बहुत से सालों से। लगभग 127 गीगावाट आउट ऑफ 165 गीगावाट टोटल कोल कैपेसिटी इज इन क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल स्टेट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 165 गीगावाट में 127 गीगावाट जो है बिजली का उत्पादन वो क्रिटिकल स्थिति में है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पे पावर शॉर्टेज का लगातार प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज रहता है। तो यहाँ पे मुख्यतः प्रॉब्लम क्या क्या है, तो बिग मॉनसून एंड हायर टेम्परेचर इज अ की डिमांड ऑफ द ड्राइवर, जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है। उसके बाद बेस पावर डिमांड ग्रोथ शोड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, और पीक डिमांड ड्यूरिंग द नाइट, रात में ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है। इंडिकेट्स रेसिडेंशियल एयर कंडीशन डिमांड। ठीक है, जो एसी का उपयोग किया जाता है घरों में होम अप्लायंसेज के रूप में, वहां पे सबसे ज़्यादा जो है रात में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा कि स्पष्ट रूप से देश में कोयले की कमी को लेकर चल रहे विमर्श में सुधार की जरूरत है। यह नहीं माना जाता कि कोयले का आयात कमी को दूर करने का डिफॉल्ट तरीका है। बुनियादी चुनौती उन रसद जितने भी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, रसद बाधाओं को दूर करना है जो कोयले को उन स्थानों तक पहुंचाने से रोकती है जहां कोल की आवश्यकता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए कोल की आवश्यकता है। तो इसी में लास्ट में कहा जाता है कि नियामक आयोग और वितरण उपयोगिताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कोयला आधारित संयंत्र जो है वो कोयले की कमी संभावना के प्रति सतर्क रहें और जो गैप्स बन जाते हैं, जितनी डिमांड है और सप्लाई हो रही है उसके बीच में जो गैप बन जा रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए सबसे सस्ते वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करें जो आयात नहीं हो सकता है। ठीक है, अन्यथा असहाय उपभोक्ताओं को अकुशल कोयला खरीद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन ढूंढें जिससे कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को भी सुधार सकें। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है लगभग हर दिन 1 अरब लोगों की खाने की जो भोजन होती है वो पका हुआ भोजन बर्बाद हो जाता है। इसे क्या कारण है, ये मेनली जो है वो किसानों की बेइज्जती है। जो किसान हमारे लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, उपज करते हैं, आज जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन खाना वही खाते हैं जो किसान उपजाते हैं। इसलिए किसान का भी सम्मान करें और उस भोजन का भी सम्मान करें, अनावश्यक उसको वेस्ट ना करें। तो इसी में कहा जाता है यूएनईपी का एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से लिखित एक अध्ययन फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में दुनिया भर के परिवारों ने एक दिन में 1 अरब से भी अधिक लोगों की आवश्यकता के अनुसार भोजन बर्बाद किया, जबकि 783 मिलियन लोग जो हैं वो भूख से जूझ रहे हैं। देख सकते हैं, ठीक है, 783 मिलियन लोग जो हैं वो भूख से जूझ रहे हैं और मानवता के 1/3 हिस्से को यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है। जो टोटल जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में उसमें से लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य असुरक्षा के कारण जूझ रहे हैं। ठीक है, तो यूएनईपी और WRAP अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम एक यूके आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो इसके लिए कार्य कर रही है। जो भोजन का हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, अतिरिक्त वेस्ट कर रहे हैं अपने फूड्स को, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएनईपी और WRAP। इसी में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, से पहले जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के 1.5 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट जो हैं वो अखाद्य भागों सहित, ठीक है, उत्पादन हुए, जो प्रति व्यक्ति लगभग 132 ग्राम था और सभी का लगभग 5वां हिस्सा था।
तो उपभोक्ताओं के लिए भोजन उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में बर्बाद हुए कुल भोजन में से 60% जो है वो घरेलू स्तर पे हुए, जिसमें से 28% के लिए खाद्य सेवाएं और 12% के लिए खुदरा जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े जो हैं उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया प्रतिदिन 1 अरब लोगों के उपयोग के लिए भोजन जो है वो बर्बाद कर रही है। तो रिपोर्ट में खाद्य अपशिष्ट की ट्रैकिंग और निगरानी को सक्षम करने के लिए डेटा जो है वो बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत करने पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, यूएनईपी और डब्ल्यूआरएपी के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भोजन आधा करके सतत विकास लक्ष्य जो है वो 12.3 को पूरा करने के लिए प्रगति पर रखने के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह जो है वो भोजन को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए खास के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे ज्यादा समस्या है। 2030 तक अपशिष्ट विशेष रूप से खुदरा और खाद्य सेवाओं में सबसे ज्यादा समस्या होगी। वर्तमान में केवल 4 जो हैं G20 देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएस और यूरोपियन संघ के पास 2030 तक प्रगति पर नजर रखने के लिए खाद्य अपशिष्ट अनुमान उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे इनके पास जो है सही तरीके से डेटा है। बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है ट्रैक करने के लिए कितना ज्यादा हम लोग जो है फूड वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में कहा जाता है सबसे ज्यादा आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग 1 अरब मतलब कि 1 बिलियन लोगों की आवश्यकता का फूड हम लोग प्रतिदिन बर्बाद कर रहे हैं। वहीं 783 मिलियन लोग जो हैं वो भूख के कारण जूझ रहे हैं। वहीं 1.3 जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो लोग फूड इनसिक्योरिटी के कारण जूझ रहे हैं। खाद्य असुरक्षा के कारण उनको आज खाना मिला है तो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके कारण भी जूझ रहे हैं। इसलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि आम धारणा के विपरीत भोजन की बर्बादी जो है वो अमीर देशों की समस्या नहीं है। उच्च आय, उच्च मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले देशों में घरेलू खाद्य बर्बादी के औसत स्तर में केवल 7 किलोग्राम का अंतर देखा गया है। ठीक है, तो संभवतः जो है वो पर्याप्त अखाद्य भागों वाले ताजे खाद्य पदार्थों की अधिक खपत और मजबूत कोल्ड चेन की कमी, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जहां पे फूड का रख रखाव रखा जाता है या फिर फ्रूट्स का जहां पे स्टॉक किया जाता है, वेयर हाउस बनाए जाते हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे नहीं है, कोल्ड स्टोरेज जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, जिसके कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में फूड की बर्बादी हो जाती है, खाने की बर्बादी हो जाती है। इसी की बात यहाँ पे इस डेटा में देख सकते हैं, द इनॉर्मस स्केल ऑफ ग्लोबल फूड वेस्ट। चाइना में देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो फूड वेस्टेज किए जा रहे हैं। टोटल जो है चाइना में 9 करोड़ टन, ठीक है, टोटल फूड वेस्ट हो रहा है चाइना में 9 करोड़ टन। वहीं दूसरे नंबर पर भारत है, लगभग 6 करोड़ 6 करोड़ टन जो है वो भारत के द्वारा फूड वेस्ट किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे जो है वो यूएसए है जो लगभग 2 करोड़ फूड वेस्ट कर रहा है, 2 करोड़ टन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि भोजन की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध का विवरण करते हुए रिपोर्ट में पाया गया है कि भोजन की हानि और बर्बादी से वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 8 से 10%, विमानन क्षेत्र का लगभग 5 गुना और महत्वपूर्ण जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग फूड को अनावश्यक रूप से वेस्ट करते हैं तो फिर आवश्यकता पड़ती है तो हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके कारण जो है हमें और अतिरिक्त ईंधन जलाने पड़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े लॉजिस्टिक का उपयोग करते हैं हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे फूड इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, जिसके कारण जो है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी हनन होता है, ज्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो दुनिया के लगभग 1/3 कृषि भूमि के बराबर है इस तरह का वेस्टेज जो हो रहा है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भोजन की हानि और बर्बादी दोनों का प्रभाव जो है लगभग वैश्विक स्तर पे जो भोजन की हानि हो रही है, फूड वेस्टेज हो रही है, वो लगभग $1 ट्रिलियन हो सकता है। तो डेटा से पता चला है कि एक और प्रवृत्ति यह भी है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर कम भोजन बर्बाद होते हैं, जिसका कारण जो है वो पालतू जानवर वहां पे खा लेते हैं, पशुधन होते हैं। घरेलू खाद बनाने के लिए भी भोजन के बचे हुए हिस्से का उपयोग किया जाता है ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जो है वो
खुदरा और उपभोग, घरेलू और खाद्य सेवा स्तर पर बर्बाद होने वाले भोजन और अखाद्य भाव की वैश्विक और राष्ट्रीय पीढ़ी को ट्रैक करता है। और इसमें देख सकते हैं कि यूएनईपी शुरुआत में भी हम लोगों ने देखा था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका संरक्षक है, जो कि जो फूड वेस्टेज की जा रही है उसके बारे में डेटा को जुटाने में भी सक्षम बनता है। जो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक खुदरा और उपभोक्ता, घरेलू और खाद्य सेवा दोनों स्तरों पे जो है, जो वेस्ट किए गए फूड है उसके डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, ट्रैक करता है। तो ध्यान रखिएगा यूएनईपी के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास के जितने भी वेस्टेज किए जा रहे हैं पका हुआ फूड का, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब लास्ट में हम लोगों ने बात किया था कि दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ITLOS, इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। दोनों जो है वो लॉ ऑफ सी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, एक यूएन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल क्या कहा जाता है। तो समुद्र के कानून के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण समुद्र के कानून पर 1982 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। तो कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित किसी विवाद पर और किसी अन्य समझौते में विशेष रूप से प्रदान किए गए सभी मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है, जो ट्रिब्यूनल को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कन्वेंशन से संबंधित विवाद समुद्री क्षेत्रों के परिसीमन, तो ध्यान रखिएगा हम लोग इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी कल आर्टिकल डिस्कस किए थे, जिसमें खनन करने की बात की गई थी भारत के द्वारा। 2 लोकेशन दी गई थी श्रीलंका के साउथ में, ठीक है, जहां पे पहली बार जो है वो खुले महासागर में भारत के द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का खोज किया जा रहा है। इसी की बात यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो मेनली बनाया गया है ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जो कि लॉ ऑफ सी के लिए बनाया गया है, मेनली जो है वो समुद्री क्षेत्र में परिसीमन हो गया, नेविगेशन, प्रबंधन, जीवित संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैम्बर्ग में है, ठीक है, जर्मनी। अब दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो UNLOS मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, ठीक है। तो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दुनिया के महासागरों के उपयोग, ठीक है, यहाँ पे जो है वो महासागरों के उपयोग, व्यवसाय और इसी के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, इसी के बारे में हम लोग कल ही पढ़ा था, ISA के बारे में, जो अप्रूवल देता है भारत का, जहां पे एप्लीकेशन गया है, जो अभी अप्रूव नहीं किया गया है कि भारत उस क्षेत्र में जहां पे चाहता है कि संसाधनों की खोज करे, ठीक है। तो इसी के अंडर में जो आता है ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, की स्थापना राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र के रूप में संदर्भित करता है कि सीमा से परे, जो हमारा जो 200 नॉटिकल माइल तक अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, उससे परे अंतर्राष्ट्रीय सीबेड क्षेत्र में, जो सी के सीबेड में सबसे निचले स्तर पे संसाधनों की खोज करते हैं, सभी खनिज संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित करता है, विनियमित करता है और नियंत्रित करने के लिए की गई थी, जो कि दुनिया के अधिकांश महासागरों का क्षेत्र है। यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक संगठन है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। और ये दोनों जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का पीटी आने वाला है, तो ये याद रखिएगा, ITLOS और UNLOS, ठीक है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।